नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों ये है चैप्टर 2 का जीव जगत का वर्गीकरण। जो चैप्टर 2 है हम लोग का बायोलॉजी है, वह है जीव जगत का वर्गीकरण। और ये है दोस्तों वीडियो नंबर 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, नीट 2022 के लिए 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी किस जीव से होती है? ऑप्शन ए दिया गया है ट्रिपेनोसोमा कुरुंजी, ऑप्शन बी दिया गया है ट्रिपेनोसोमा रोडीसिएंस, ऑप्शन सी दिया गया है ट्रिपेनोसोमा टेंगेला, ऑप्शन डी दिया गया है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। इसका हिंट देख लेते हैं हम लोग। तो हिंट है दोस्तों यहाँ पर, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी को ट्रिपेनोसोमासिस भी कहते हैं। ठीक है, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्या है, एक प्रकार का बीमारी है और इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है, ट्रिपेनोसोमासिस भी इसे कहते हैं। ठीक है, यह परजीवी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस द्वारा होता है। जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस द्वारा होता है। ये क्या एक परजीवी है, ये सीसी मच्छी द्वारा फैलती है। और जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये सीसी मच्छी मक्खी द्वारा फैलती है, ये याद रखना। दूसरा प्रश्न है, स्लीपिंग सिकनेस किस बीमारी का वाहक है? जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किस बीमारी का वाहक है? तो क्या ये घरेलू मक्खी द्वारा होते हैं? क्या ये सीसी फ्लाई यानी सीसी मक्खी द्वारा फैलते हैं? क्या ये रेत मक्खी द्वारा फैलते हैं? और ऑप्शन डी है, क्या ये फल मक्खी द्वारा फैलते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीसी फ्लाई, जिसको हम लोग सीसी मक्खी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रिपेनोसोमा किस वर्ग में है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सार्कोडीना, ऑप्शन बी है जुफ्लेजलेटा, ऑप्शन सी है यहाँ पर सिलियाटा और ऑप्शन डी है स्पोरोजोअन। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जुफ्लेजलेटा। ठीक है, जुफ्लेजलेटा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार किसकी मुक्ति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है क्रिप्टोमिरोजोइट्स, ऑप्शन बी है मेटाक्रिप्टोमिरोजोइट्स, ऑप्शन सी है मिरोजोइट्स और ऑप्शन डी है ट्रोफोजोइट्स। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मिरोजोइट्स। हिंट में लिखेंगे, मलेरिया परजीवी प्रोटिस्टा का स्पोरोजोआ वर्ग का द्विपोषदीय जंतु है, यानी इसमें 2 प्रकार से पोषित होते हैं। जो मानव में मलेरिया बुखार उत्पन्न करता है, मलेरिया परजीवी की खोज लेवरेन ने की थी। कब किया था? 1880 में किया था। सर रोनाल्ड रॉस ने 1898 में मलेरिया के फैलने के कारण मच्छर है इसकी खोज की थी। तो मलेरिया जो कारण है किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफिलीज द्वारा फैलता है और इसका पता किसने लगाया था? सर रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। इस परजीवी का जीवन चक्र 2 पोषण पर पूरा होता है। इसका प्राथमिक पोषण मानव है, जबकि द्वितीयक पोषण जो है वो क्या है? मादा एनोफिलीज है। जब संक्रमित मादा एनोफिलीज किसी व्यक्ति का रक्त चूसने के लिए काटता है तो वह एंटीकोगुलेट युक्त अपना जो लार है, यहाँ पर लाल नहीं होगा लार हो जाएगा। ठीक है, अपना जो लार है वो मानव के रक्त में डालता है, जिसमें असंख्य स्पोरोजोइट्स मानव के रक्त में पहुंचता है। लाल रक्त अवस्था के पूरा होने पर आरबीसी, ठीक है, आरबीसी फट जाती है, यानी रेड ब्लड सेल्स जो है वो फट जाते हैं। मिरोजोइट्स रक्त में आरबीसी के फटने से इसके अंदर का विषैला जो पदार्थ होता है वो हीमोजोइन होता है और हीमोजोइन रक्त में मिल जाता है, जिससे बुखार आ जाता है। प्लाज्मोडियम में लैंगिक प्रजनन एनाफिलीज के आमाशय में होता है। प्लाज्मोडियम में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो एनाफिलीज के आमाशय में होता है। किसमें? याद रखना, जो प्लाज्मोडियम है उसमें लैंगिक प्रजनन आमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, सीसी फ्लाई के काटने से मानव तक पहुंच सकता है? ऑप्शन ए लिस्मेनिया डोनावानी, ऑप्शन बी है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ऑप्शन सी है एंट अमीबा हिस्टिलिटिका और ऑप्शन डी दिया गया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो सही आंसर लिख लेना है, ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अगला प्रश्न है,
मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में पहुंचती है वो कौन है? पहला है दिया गया है ऑप्शन ए मीरोजोइट्स, ऑप्शन बी दिया गया है स्पोरोजोइट्स, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पर ट्रोफोजोइट और ऑप्शन डी मान्यूटा रूप। ठीक है, तो सही आंसर लिख लेना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा स्पोरोजोइट। अगला प्रश्न है लाइकेन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण को दर्शाता है क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया है ये शैवालों तथा कवक के बीच समूह बनाते हैं। ठीक है, ये शैवालों होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये शैवालों तथा कवक के बीच समूह बनाते हैं। ऑप्शन बी है दूसरे से तेजी से वृद्धि करते हैं और ऑप्शन सी है यह SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन डी दिया गया यह SO2 वाली वातावरण में वृद्धि करते हैं। तो सही आंसर लिख लेना, दूसरों से तेजी से वृद्धि करते हैं, इसी के कारण इसको हम लोग प्रदूषण का इंडिकेटर कहते हैं। ऑप्शन 8 है दोस्तों मोनेरा में इसमें से एक सा जीव है, मतलब मोनेरा जगत में कौन आएगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा इस्ट्रीसिया, ऑप्शन सी जेलिडियम, ऑप्शन डी है स्पाइरोगायरा। सही आंसर हो जाएगा इस्ट्रीसिया। इस्ट्रीसिया को ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, ई कोलाई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हिंट पर बात कर लेते हैं। तो व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक था, फंजाई था और एनिमेलिया था। जगत मोनेरा में सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, इसमें ये लिख लेना, जैसे कि नीलहरित शैवाल है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है और इस्ट्रीसिया कोलाई भी इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव जीवाणु में अथवा बैक्टीरिया में अंतर क्या होता है? इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी है जीव द्रव्य, ऑप्शन सी है फ्लैजेला। तो सही आंसर लिख लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका भित्ति। अब हिंट इसका देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव 2 भागों में बांटा गया, यानी जो बैक्टीरिया है ना इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ग्राम पॉजिटिव है और दूसरा है ग्राम नेगेटिव जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जीवाणु जिसमें अभिरंजन के बाद नीला या बैंगनी रंग का स्याही रह जाता है। स्याही का मतलब दोस्तों इसमें स्याही रह जाता है, यानी उसमें इंक रह जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहते हैं। यहाँ स्याही की जगह स्याही लिख लेना। ठीक है, यहाँ स्याही लिख लेना, स्याही। ठीक है, स्याही होगा यहाँ पर। अब इसका उदाहरण है कि बेसिलस सबटिलिस। ठीक है, सबटिलिस है इसका उदाहरण। वे जीवाणु जिसमें यह रंग अस्थायी होता है, यानी जो अभिरंजन होता है, जो नीला और बैंगनी निकलता है उसमें ये अस्थायी रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहते हैं। इसका उदाहरण होगा ई कोलाई ग्राम नेगेटिव का अभिरंजन वसा अधिक मात्रा में कोशिका भित्ति में होने के कारण घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है पैरामीशियम में आनुवांशिक सूचना किसमें होती है? ऑप्शन ए सूक्ष्म केंद्र, ऑप्शन बी दीर्घ केंद्रक, ऑप्शन सी सूक्ष्म केंद्रक तथा दीर्घ केंद्रक और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए सूक्ष्म केंद्रक या सूक्ष्म केंद्र। इसका हिंट देख लेते हैं। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस। पहला जो है वो है माइक्रोन्यूक्लियस, तो यह छोटे आकार का होता है। इसमें गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं। ठीक है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ संचित होता है और यह प्रजनन में भाग ले सकता है। तो ये क्या है? माइक्रोन्यूक्लियस। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा है मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग यह बड़े आकार का होता है। इसमें गुणसूत्र के कई सेट होते हैं। यह पैरामीशियम के कायिक कार्यों का नियंत्रण करती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कायिक कार्यों का नियंत्रण करना। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस चैनल का नाम है धमानी क्लासेस और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते एक लाइक कर देना। और कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, एक कमेंट करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।